कल हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, प्रोवाइडेड द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रखना चाहिए। ये सारी बात, अच्छा ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसा हम देखते हैं कि जब व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा नेट एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे बॉल का कोलिजन, बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। लास्ट टॉपिक था रोलिंग मोशन, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। रोलिंग में आपने देखा किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, और रोटेशन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेट कर रहा था उसका कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर सम की फॉर्म में। और एट द बॉटम यू हैव सीन दैट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस क्या होता है जरा बता दीजिए। व्हाट इज दैट स्पेशल केस व्हिच वी टॉक अबाउट इन रोलिंग मोशन? क्या होता है भाई, व्हाट इज दैट स्पेशल केस? जिसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, या फिर रोलिंग विदाउट स्किडिंग, या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। इट मींस VCM और ओमेगा आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो कैंसिल हो जाए। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, फिर एक और फॉर्मूला हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन रोटेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है तो उसके पास रोटेशन की वजह से भी कुछ एनर्जी होती है और ट्रांसलेशन की वजह से भी कुछ एनर्जी होती है। आपने उसको कंबाइन किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बिकॉज ऑफ द रोटेशन, और आपने कंबाइन किया हाफ mv स्क्वायर बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन। आपने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को लिखा mv स्क्वायर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को कंबाइन किया दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द रोटेशन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इट मींस अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर डिफरेंट है तो दे विल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है भाई, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड स्फीयर की बात करें तो व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर? यस प्लीज टेल मी व्हाट इज सॉलिड स्फीयर। डिस्क की बात करें, अच्छा अलग अलग एक्सिस के बाद अलग अलग होता है। तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5, ओके वेरी गुड। डिस्क का कितना होता है, सॉरी उसके सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज 1/2। अगर डायमेट्रिकल एक्सिस की बात करूंगा तो 1/4 होगा। बहुत सारे अलग अलग एक्सिस के अलग अलग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही रखा है। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आता है तो देयर इज वन कांसेप्ट, टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है विद वेलोसिटी, तो किसी एक्सिस के अबाउट जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी r परपेंडिकुलर इनटू m। और r परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। तो आपने कल ये देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। ठीक है, यहां तक हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। अगर आप कहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ शेयर करना है। अदरवाइज आज हम रोलिंग मोशन कंप्लीट करेंगे, बहुत टाइट होकर बहुत एनर्जेटिक होकर आपको बैठना है आज, बिकॉज आज मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। वी हैव टू कंप्लीट दिस। और जिन लड़कों को मैं कल एक चीज सोच रहा था कि 6-7 लेक्चर्स में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम बेसिक्स तो बता नहीं रहे। आई एम नॉट टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम द बेसिक। हम तो बिल्कुल बस ये कि फास्ट मोड में पूरी चीजों को रिवाइज करें। आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल बेसिक से बताएं और आप बिल्कुल उसको शुरू से उसको समझ सकें। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका बहुत कुछ पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा हुआ तो आप उसको एफर्ट लगा के पढ़ लें। चलिए ठीक है, तो कल मैंने जाते जाते क्वेश्चन दिया था जे एडवांस के, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अगर आपने इसको एनालाइज किया होगा तो क्या ये आप प्रॉब्लम कर चुके हैं? यस प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए, क्या आपने इस प्रॉब्लम को देखा, समझा, करा? बहुत आसान प्रॉब्लम थी। एक डिस्क रोटेट कर रहा है m मास का, 2 मासेस m वाई पहले O पे रखे हुए हैं, फिर कह रहा है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लेने को कहा था आपसे, ट्राई किया था क्या आप लोगों ने? नहीं किया तो अभी करिए, चलिए जल्दी करिए। अगर नहीं किया था तो इसको अभी सॉल्व करिए।
अच्छा सॉरी, रिंग है, रिंग डिस्क बोल रहा था मैं, रिंग है, रिंग ऑफ मास m रेडियस r is rotating with angular speed omega about a fixed axis passing through center with 2 point masses m by 8 at rest at o पे है, o पे है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो गया, जो पॉइंट मासेस है। अब कह रहा है 20 masses कैन मूव रेडियली आउटवर्ड अलोंग द टू मासलेस रॉड, ये रॉड जो है मासलेस, ये बात है, मासलेस मतलब इनका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कंसीडर नहीं करेंगे मासलेस रॉड्स। At some instant, the angular speed of the system become 8 by 9 ओमेगा, घट गया, वो पहले ओमेगा था 8 by 9 ओमेगा हो गया, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। And one of the masses are at a distance of 3r by 5 from O, इन मान लेते एक यहाँ पे आ गया, यहाँ तो कह रहा है दूसरा वाला कहाँ पे होगा, x मान लेते हैं, x। इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा, इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम बिफोर है वही एंगुलर मोमेंटम होगा आफ्टर द इवेंट। इवेंट होने के बाद भी जैसे मैंने बताया था, घूमते घूमते अपने अगर हाथ को आगे पीछे खोलेंगे बंद करेंगे तो यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने घटने से ऑब्जेक्ट स्लो डाउन या स्पीड अप होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए, मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है, विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज और इसको सॉल्व करिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं आपको एक वीडियो के साथ वापस आता हूँ विद अ वीडियो। ठीक है, यस सर। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं क्या आपको? So the total angular momentum before will be equal to total angular momentum after. दूसरा वाला जो m/8 है वो कहां पे होगा? कम से कम क्लास में मुझे याद है कि आउट ऑफ 30 8-10 ना स्टूडेंट्स तो थे विच वर वेरी मच इंटरेक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। लास्ट क्लास से देख रहा हूँ वो भी शांत हो गए, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चैप्टर टफ है यार, कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। पहले आप निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाद में निकालिए। पहले दोनों मासेस सेंटर पे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, बाद में एक्स डिस्टेंस होंगे तो mr² होता है ओमेगा। एट दिस इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द अदर मास। दूसरा मास कहाँ पे, जैसे पहला वाला तो 3r/5 पे, तो दूसरा कहाँ पे r/2 पे, 3r/2 पे, 4r/5, 6r/5, वॉट एवर द आंसर, कुछ भी हो सकता है। ये मान लेता हूं मैं, ये दो मासलेस रॉड्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक का डिस्टेंस मान लेता हूँ x और एक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 3r/5। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? एक तो होगा mr² रिंग का। चलिए इधर आइए, अब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना टाइम आप लोग ले रहे हैं।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, mr² प्लस एक पॉइंट है m/8 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस दूसरे का मास भी कितना है m/8 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। क्या यही आ रहा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बाद वाला? ठीक है, I2 मान लेता हूं। I1 क्या होगा बिफोर, सिर्फ mr² होगा क्या, क्योंकि दोनों मास कहां पे है, उसके सेंटर पे। जब सेंटर पे है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, बिकॉज एक्सिस से पास हो गया, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा, 0 हो गया, I1 हो गया। I1 के साथ जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है कितना, ओमेगा, और I2 के साथ बाद में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, 8/9 ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा, 8/9 ओमेगा। अब तो कर सकते हैं, ये ओमेगा 1 जो इनिशियल जो है ओमेगा है, और बाद वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 8/9 ओमेगा। यस, ओके, चलिए सुकून मिला मुझे, एक आंसर तो सही आया कौशिक गुलेरिया का। और लोग ट्राई करें भाई। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर वाला mr², आफ्टर वाला रिंग का, और देखिए मोमेंट बहुत आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, रिंग का ले लो प्लस दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट का ले लो, 4r/5, तो बिल्कुल सही आंसर है 4r/5। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, टोटल मोमेंटम बिफोर द इवेंट इज इक्वल टू आफ्टर द इवेंट। I1 कितना है, mr² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, रिंग है, डिस्क होता तो mr²/2 हो जाता। अब ये क्या होगा, mr² प्लस m/8, 3r²/5 का होल स्क्वायर करें तो 9r² अपॉन 25। वेरी गुड अमित, 4r/5 योर इज आल्सो करेक्ट, प्लस m/8 x²। This is to be multiplied with how much, ओमेगा 2 है 8/9 ओमेगा, 8/9 ओमेगा। अब बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसको कैंसिल करिए, r इज m, ओके, तो व्हाट, बहुत सारा m तो कॉमन है, कैंसिल करिए, m इज कॉमन, कैंसिल, ओमेगा कॉमन है, कैंसिल करिए, ओके, 4r/5, वेरी गुड। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, वरना इतना प्रॉब्लम टाइम नहीं है। 9/, इधर मैं इसको फॉर एग्जांपल लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 9/8r², यहाँ पे हो गया 25 कॉमन ले ले, और ये आएगा 25 + 9, 25 + 9 कितना हो गया, 34 r² प्लस x²/8, x34 हो जाएगा ना, एलसीएम ले लिया मैंने, सॉरी यहाँ पे एक 8 भी है, नीचे एक 8 भी है, तो नीचे एक 8 भी है, तो 25 × 8 कितना होगा भाई, 200, 200 कॉमन ले लेता हूं, सो दिस विल बिकम हाउ मच, 209 r²। सही चल रहा है क्या भाई, मैंने mr² m कैंसिल करके पहले दो टर्म जो है 9r²/25 8 प्लस ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, अर्पणा यू आर करेक्ट, 4r/5 इज द करेक्ट आंसर। तो 8/9r² is equal to r² plus 9r² upon 8 into 25 प्लस कितना x²/8। मुझे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं खुद भी सॉल्व करता तो इतना ही जल्दी सॉल्व हो जाता। अब आप r² वाले टर्म को एक तरफ लाइए और बाकी को एक तरफ, यू विल गेट द आंसर 8/9r²। यहां से मैं एलसीएम ले लूं कितना, 200, 209r² प्लस x²/8, ठीक है। तो व्हाट आई एम गेटिंग, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी 9/8 है ना, दिस इज 9/8 r²। पता है जब क्लास एकदम सन्नाटे में चलती है तो मन करता है क्लास को छोड़ छाड़ के चले जाए, मजबूरी रहती है बस बैठे रहना, ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं,
बीच में कुछ गलत कर दो तो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं। 4 का 5 लिख दो, 9 बाई 8 का 8 बाई 9 लिख दो, दिख ही नहीं रहा आप लोगों को। ओके, एलसीएम ले लेते हैं 200। कितने टाइम जाएगा भाई, हाउ मच इट विल गो, हाउ मच 50 टाइम्स, 9 5 जा 45, 50 टाइम जाएगा क्या, बोलिए ना भाई। 200 एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आएगा तुम ही बताओ यार, कितना आएगा, हाउ मच इट शुड कम। 50 into 9, 9 450 r square minus is equal to x square by 8। 450 में से माइनस किया, आई विल गेट 200, 200 241 r square by 200 into 8 is equal to x square। तो अगेन गलत हो रहा है मेरा, क्या गलत हो रहा है भाई बताना। सर 25 into 9 होगा। 25 into 9। 9, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो मैंने 450 लिखा है ना, समझ कहाँ पे 25 into 9 होगा, 225 किस जगह पे बेटा, समझ नहीं आ रहा है मुझे, कहाँ पे, कौन सी लाइन पे। एलसीएम जो लिया ना तुमने। एलसीएम जो लिया है तो इट विल बी हाउ मच, 200 एलसीएम हो तो जाएगा 8 और 200 का ना। सर तो फिर 825 से होता है 200 ना। अच्छा ठीक 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 सही, 25 8 टाइम्स जाएगा ना, तो इट विल बी 25 into 9 कितना होगा, थैंक यू, 25 into 9 225 r स्क्वायर, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, इट विल बी 225 minus 9, हाउ मच 16 यस सर। अपॉन 200 x स्क्वायर अपॉन 8, again 8 times 25 times, तो 16 r square by 25 is equal to x square, अंडर रूट लूंगा, x की वैल्यू आ गई 4r by 5। यस, तो जो सेकंड पार्टिकल है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r by 5। ठीक है चलिए, तो इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे वाले का। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I ओमेगा 2 करना था। इतना छोटा प्रॉब्लम पूछा गया था इन जेईई एडवांस में। आगे बढ़े क्या दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम पूछा गया है जेईई मेंस में, ये लास्ट क्वेश्चन करिए उसके बाद हम करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व प्रॉब्लम ऑन रोलिंग मोशन। Two uniform circular discs are rotating independently, दो यूनिफॉर्म डिस्क है इंडिपेंडेंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सिस कॉमन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर दिस एंड दिस, ठीक है। एट सम इंस्टेंट दे गेट स्टक टुगेदर, यानी एक बन गए, and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed. The kinetic energy of the combined system, अब बताइए क्या होगा combined system की kinetic energy क्या होगा। तो try to solve this problem। देखिए जब डिस्क को हम जोड़ते हैं ना तो हम अज्यूम करेंगे कि there is no external torque, तो मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, वहां से आप निकालिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए फाइनल। आप इसको मान सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरह, जैसे दो बॉल्स आते थे और आके टकरा के चिपक के एक बन जाते थे, तो उस केस में आप निकालते थे ना टोटल काइनेटिक एनर्जी वो ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, वो सारी चीजें होती थी, वही काम करना है। बहुत इजी प्रॉब्लम बेटा, बहुत इजी प्रॉब्लम। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे का 0.2 है, एक का 10 है, दूसरे का 5 है। ओके, टेल मी द आंसर, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। The kinetic energy of the combined system, ठीक है, कौशिक का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है।
ओके, वेरी गुड काव्य, बिल्कुल सही आंसर है। ओके गुड, अक्षिका बिल्कुल सही। तो देखिए दोनों डिस्क का एक्सिस सेम है, साइज वगैरह सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे आप बिल्कुल, क्योंकि एक्सिस सेम। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो I1 कितना हो गया 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 5। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, ये हो गया L1। L2 क्या है भाई, दोनों को जब चिपका दिया तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बन गया, ऐड हो जाएगा कॉमन हो गए। तो 0.1 प्लस 0.2 इट विल बी I1 मींस 0.1 प्लस 0.2 0.3 into ω2 कर दिया। So my ω2 will be equal to I1 ω1 is equal to I2 ω2 हो जाएगा। I1 ω1, तो I1 ω1 कितना आ गया मेरे पास 2 is equal to 0.3 into ω2। तो I am getting ω2 is equal to 20/3। आप डिवाइड करेंगे 20/3 आ गया। अब आपको पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I कितना होगा दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद जो I है फाइनली चिपकने के बाद बोल रहा है 0.1 प्लस 0.2 0.3 I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 20/3 का स्क्वायर 400/9। तो कैंसिल करिए इसको, ये बन गया 200। तो ये बना मेरा 0.1/3 मल्टीप्लाई किया 20/3। यस 20/3 जूल इज दैट। तो पहले एंगुलर, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया 20/3 रेडियन पर सेकंड, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 प्लस I2 जोड़ने पर। यस वेरी गुड, 20/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम और ज्यादातर लोगों ने इसका रिस्पांस दे दिया। अब देखिए सीधे हम रोलिंग मोशन पे आते हैं। दो क्वेश्चन करने के बाद हमने कल आपसे रोलिंग मोशन की डायनामिक्स डिस्कस की थी। k²/r² की वैल्यूज एक बार फिर से देख लीजिए। रिंग का 1, डिस्क का 1/2, सॉलिड स्फीयर का 2/5 और सॉलिड का 2/5, हॉलो का या स्फेरिकल शेल का 2/3, सॉलिड सिलेंडर का 1/2, हॉलो सिलेंडर का 1 होगा। अब देखिए बेसिकली ये एक प्रॉब्लम पूछा गया है नीट 2016 में, इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। सॉलिड स्फीयर है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, means I can assume this solid sphere is rotating about the diameter। और एक सॉलिड सिलेंडर सेम मास सेम रेडियस का, सिलेंडर भी क्या मान लिया आपने सेम मास और सेम रेडियस का। स्पीड इसकी ट्वाइस है, अगर ये ओमेगा है तो इसकी स्पीड 2 ओमेगा है। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन, आपको ध्यान रखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं बोल रहा है, सिर्फ कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मींस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया ट्रांसलेशन पे, हाफ एम वी स्क्वायर k²/r² हो गया ट्रांसलेशन, सॉरी रोटेशन का। और अगर दोनों को जोड़ दें हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस k²/r², ये हो गया ट्रांसलेशन का, ये हो गया रोटेशन का, और ये हो गया टोटल। तो ये फॉर्मूलेज आपके पास है, इसी को अप्लाई करना है। रोटेशन वाले की बात कर रहा है तो आप हाफ एम वी स्क्वायर k²/r²। सॉलिड स्फीयर का k²/r² होता है कितना 2/5, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है। तो मैं पहले स्फीयर का निकाल लेता हूं। अच्छा स्पीड अलग अलग दी है, स्पीड हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू k²/r² विच इज 2/5, सिंपल। और मैं जब सिलेंडर का निकालूंगा, सिलेंडर का, तो हाफ एम वेलोसिटी की जगह 2 वेलोसिटी लिखूंगा, 2v, v की जगह लिखूंगा मैं 2v। तो इस सिलेंडर का जब मैं लिख रहा हूं तो हाफ एम v की जगह 2v लिखूंगा, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा 4v² स्क्वायर इंटू k²/r² कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का 1/2, हॉलो का होता है 1।
अब आप सीधा डिवाइड मारिए, डिवाइड करके आंसर निकालिए। तो मैं डिवाइड करूंगा तो हाफ एम कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे ऊपर मिल रहा है 2/5 और ये कैंसिल होके क्या बन गया 2। सो आई एम गेटिंग 2/5 और नीचे मिल रहा है 2, 1/5 मेरा आंसर आ रहा है। देखिए आप लोग का क्या आ रहा है, यस वेरी गुड, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। डिवाइड कर दीजिए दोनों को 2/5 और अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है। तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करता तो आप इसमें जोड़ देते 1 + k²/r²। अगर इसी प्रॉब्लम में मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी, तब क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर क्या आएगा? What will be the ratio of their total kinetic energy? Total kinetic energy का अगर इसी क्वेश्चन में रेशियो पूछ ले तो आंसर क्या देंगे? ओके, जेई मींस अल्टीमेट गोल का आंसर आ रहा है 3 आएगा। ओके ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का? तो मैं लिख रहा हूं हाफ, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 + k²/r², 1 + 2/5 कितना हो गया 7/5, और जब सिलेंडर का लिखेंगे तो हाफ m 2v मतलब 4v², मल्टीप्लाई करेंगे 1 + k²/r², 1 + 1/2 3/2, हाफ m कैंसिल हो गया, v² कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो। नहीं भाई ये कैसे आएगा? आई एम नॉट गेटिंग, कैसे भाई, हाउ यू आर गेटिंग दिस थिंग? टोटल में 3 कैसे आएगा? नो, 3 इज नॉट द आंसर। सो यू विल गेट, ऊपर कितना आएगा 7/5 और नीचे आ गया 6, 7/5 डिवाइडेड बाय 6 तो 7/30 आ रहा है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करता, ये हो गया स्फीयर का और ये हो गया सिलेंडर का। हाँ भाई बोलना, सही सही किया, एम आई डूइंग राइट? यस सर। ठीक है, तो इट विल बी ओके 7/30, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, बल्कि टॉपिक स्टार्ट करता हूँ रूलिंग क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टाइम का। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मेरे पास 45 मिनट इस टॉपिक को कंप्लीट करना। अब देखिए बेसिकली आपने देखा कि रोलिंग होने के लिए उसको ट्रांसलेट भी करना है और रोटेट भी करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, अभी तक आपने देखा था स्लाइड होता था, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होता था, स्लाइडिंग में बात कर रहा हूं, स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग में इधर फोर्स आता था mg sin थीटा, और अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगता था विच इज Fr, जिसको हम μ1 बोलते थे या म्यू mg cos थीटा। क्या ऐसे ही करते थे कुछ? बताइए, बोल दो भाई यस नो, याद आ रहा है? ये एंगल क्या होता था? थीटा। ये स्लाइडिंग में होता था। यस टेल मी प्लीज, इज दिस द करेक्ट फिगर व्हिच आई हैव ड्रॉन? बोल देना भाई। ठीक है, ऐसे ही कुछ करते थे। अब ऑब्जेक्ट जब रोल करने लगा, अगर आप चाहते हैं रोल करे, तो रोल होते वक्त ये ट्रांसलेट भी होना चाहिए, रोटेट भी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर स्फेरिकल बॉडी इस पर रख दी, मे बी सिलेंडर, स्फीयर, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो इधर से एक फोर्स लग रहा है क्या? mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लीनियर एक्सेलरेशन देगा। अब आप चाहते हैं कि रोल करे, तो आप जरा सोचिए यहां पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो अगर आप चाहते हैं कि रोल करे, रोल करने के लिए घूमना चाहिए, इसको घूमने के लिए इट शुड हैव अ सेंस ऑफ वेलोसिटी लाइक दिस। यस। तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली किधर लगेगा? पीछे या ऊपर? फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? अगर घुमाना है तो घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन ही तो घुमाएगा। अगर आप इसको एक्सिस, तो फ्रिक्शन इज देयर व्हिच इज गोइंग टू रोटेट दिस, रोटेट करेगा, तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा फाइनली। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और ये आ गया इसका वेलोसिटी, येलो कलर से लिखता हूं। अब जरा इसकी डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी द डायनेमिक्स व्हिच इज इन्वॉल्वड। क्या क्या इसकी डायनेमिक्स है? अगर मैं स्फीयर को स्टडी करूं तो स्फीयर के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे से mg sin थीटा और ऊपर से लग रहा है फ्रिक्शन को मैं Fr मान लेता हूं।
और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये घूम रहा है, तो घूमने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर आप बता सकते प्योर रोलिंग हो रही है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा? अगर प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है और a इज इक्वल टू अल्फा आर होता है। Am I right? यस सर। ठीक है, अब जरा मैं टेंशन इक्वेशन लिखूं तो नीचे की तरफ अगर मैं f इज इक्वल टू ma लिखूं तो mg sin थीटा माइनस m माइनस फ्रिक्शन, नीचे mg sin थीटा, ऊपर क्या होगा फ्रिक्शन, और इसका नेट एक्सेलरेशन हो गया ma। ये हो गया फोर्स इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं एक्सिस मान लूं इसको, सेंटर को, ओ मेरा एक्सिस हो गया, तो टॉर्क अबाउट ओ लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट ओ। तो mg sin थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या? बोलिए, अगर मैं ओ को अपना एक्सिस मानूं तो mg sin थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा? बोलिए, क्योंकि mg sin थीटा एक्सिस से ही पास हो गया, और जो फोर्स एक्सिस से पास हो जाए तो उसका डिस्टेंस r क्या हो गया, जीरो। सो द टॉर्क ऑफ mg sin थीटा विल बी जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? mg sin थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसका टॉर्क बचेगा? फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, fr इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, f इंटू आर लिखता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा को मैं a बाई आर लिख सकता हूं, a बाई आर लिख सकता हूं। तो मुझे जो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई आई ए अपॉन आर स्क्वायर मिल गया, आर को नीचे ले आऊं। क्या ये इक्वेशन समझ में आई आपको? यस सर। फोर्स इक्वेशन आया, f इज इक्वल टू m, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा को मैंने लिख दिया। इस f को जरा यहां उठा के रखिए, तो आई विल गेट mg sin थीटा माइनस a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ma। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, mg sin थीटा, a को एक तरफ ले जाता हूं, ब्रैकेट में आ गया m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया विच इज व्हाट, वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, a इज इक्वल टू g sin थीटा, mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आई को क्या m के स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? आई को m के स्क्वायर लिख सकते हैं? आई को मैं m के स्क्वायर लिखूंगा, तो m के स्क्वायर लिखूंगा a will be equal to mg sin थीटा अपॉन m, आई की जगह लिख दिया मैंने m के स्क्वायर, k क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे m कॉमन दिख रहा है ऊपर और नीचे, m इज कॉमन, तो m से m कैंसिल, m को ब्रैकेट में लेके फाइनली योर एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। याद करिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता था वो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा। अगर वो स्लाइड करेगा तो सिर्फ g sin थीटा होता है, अगर वो स्लाइड करेगा तो क्या होगा, सिर्फ g sin थीटा होगा। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज आप इस डेरिवेशन को भी याद करिए, सॉरी नोट करिए, और एक्सेलरेशन को भी नोट करिए। तो a विल बी इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक बार टॉर्क इक्वेशन लिखा, फिर फोर्स इक्वेशन लिखा, दोनों को कंबाइन किया, एंड आई गॉट आंसर। फ्रिक्शन उसको रोल कर रहा है, सॉरी रोटेट कर रहा है, और mg sin थीटा। तो इस प्रॉब्लम में mg sin थीटा जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन दे रहा है, और फ्रिक्शन टॉर्क पैदा कर रहा है, और उस टॉर्क की वजह से मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल रहा है। ठीक है, अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस। बात समझ में आ गई क्या बेटा? चले आगे। डन सर। ठीक है, तो अब मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं, फ्रिक्शन का आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रिक्शन देखिए, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन रोलिंग जी sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, और आपको k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यूज पता है। फ्रिक्शन दिखा रहा है आई ए बाई आर स्क्वायर, आई को आई अपॉन आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। ओके, और a की जगह में ये फॉर्मूला लिख दो, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा
वो मिलेगा mg sin थीटा। आप देखिए r को अंदर ले जाए और k स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाए तो यू कैन गेट इट r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई मुझे mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, फ्रिक्शन वाले केस में r स्क्वायर बाय k स्क्वायर है और एक्सेलरेशन वाले केस में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। याद रखिएगा, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फॉर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ये बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अच्छा, अब आपको यह भी पता होगा कि किसी इंक्लाइंड प्लेन में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एन, और n कितना होता है mg cos थीटा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन FL बोल सकते हैं क्या। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है किसी भी सरफेस वो म्यू एन के बराबर होती है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एन, एन की वैल्यू हो गई mg sin थीटा, mg cos थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जो मेरा फ्रिक्शन आया है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपसे पूछेगा कभी कभी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू कितना होना चाहिए कि ये रोलिंग मोशन कर जाए, तो ये कंडीशन आप लगा दीजिए। व्हाट, इस कंडीशन से क्या मिल रहा है मुझे, mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर लेस देन होना चाहिए म्यू mg cos थीटा से। mg से mg कैंसिल, sin थीटा बाय tan थीटा करेंगे, sin बाय cos बनेगा tan थीटा। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने जा रहा है which is basically वो होता है म्यू जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सरफेस का म्यू कितना रखे कि वो प्योर रोलिंग करने लगे या कर रहा हो, तो sin बाय cos tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। तो सरफेस का म्यू इससे ज्यादा होगा तभी वो रोलिंग कर पाएगा, प्योर रोलिंग। इट्स टॉक अबाउट प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग की बात हो रही है, जिसको हम रोलिंग विदाउट स्किपिंग भी बोलते हैं, रोलिंग विदाउट स्किपिंग। तो तीन फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी पूरा का पूरा आप लगा दीजिएगा ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला। जी sin थीटा एक्सेलरेशन में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है और फ्रिक्शन में r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। ठीक, इसको नोट करिए फिर बताइएगा आगे बढ़ेंगे। ओके, इज दिस डन? अब देखिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं कि देखिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आपको याद है, सॉलिड स्फीयर का 2/5, हॉलो स्फीयर का 2/3, डिस्क का 1/2, रिंग का 1, इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आपको याद है। अब देखिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जितना कम होगा, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिनोमिनेटर में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, तो अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। तो जितना ज्यादा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा उतना कम क्या होगा, एक्सेलरेशन उतना ज्यादा। ओके, अगर आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं यही हिसाब से क्वेश्चन पूछूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन से मैंने एक सॉलिड स्फीयर छोड़ा और एक रिंग छोड़ा, सेम मास और सेम रेडियस का, कौन ज्यादा स्पीड से नीचे पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर और रिंग, रिंग। कौन ज्यादा स्पीड से नीचे पहुंचेगा। देखिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो स्पीड जो यहाँ पे पहुंचने का इसका सॉलिड स्फीयर का होगा। अच्छा, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक इंक्लाइंड प्लेन से मैंने एक सॉलिड स्फीयर छोड़ा और एक डिस्क छोड़ा, कौन जल्दी पहुंचेगा नीचे, विच विल रीच फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर और डिस्क, कौन जल्दी पहुंचेगा, सोच के देखिए। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर, वेरी गुड, पक्का, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम डिस्क से, Yes. तो एक्सेलरेशन ज्यादा, जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी, और समय जो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, वो कम लगेगा। तो याद रखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इस बार कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बताओ 4 स्फीयर, एक बार एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूं, मैंने 4 चीजों को छोड़ा, सेम मास सेम रेडियस, ठीक है। अच्छा, अगर ये बताइए
अगर मास और रेडियस सेम ना हो तो भी फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि फॉर्मूले में तो मास का टर्म ही नहीं आ रहा ना भाई। Yes. मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, डजंट मैटर। काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी लेकिन स्पीड तो सेम रहने वाली है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास। वो तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये एक रेशियो है भाई। k स्क्वायर r स्क्वायर मास पे डिपेंड करता है क्या? No, sir. ये तो सॉलिड स्फीयर आप चाहे 2 किलो का ले चाहे 2000 किलो का ले, ये रेशियो तो हमेशा 2/5 ही आने वाला है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, डज नॉट। तो मास दिया, अगर मास मास अलग भी होंगे तो भी तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सेम ही आता है, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। डज नॉट डिपेंड ऑन m and r। मास और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए मास और रेडियस चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम। जैसे अगर मैंने बोला डिस्क का क्या होगा? 1/2, हमेशा मास कुछ भी रखिए, रेडियस कुछ भी रखिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। Yes, sir. चलिए मैं 4 ऑब्जेक्ट Yes. दे रहा हूँ, 4 ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क। इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड से कौन नीचे पहुंचेगा? कर रिपीट करना। आई एम सेइंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क। सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? सबसे पहले which will reach first? पहले कौन पहुंचेगा? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। उसके बाद सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क। No, sir. नहीं, डिस्क, डिस्क सही आंसर है। डिस्क के बाद हॉलो स्फीयर। वेरी गुड, फिर रिंग आ रहा है। Ring. बिल्कुल सही जवाब दिया। तो जितना कम तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एक शॉर्टकट दे सकता हूं मैं आपको, एक शॉर्टकट है SDHR। SDHR, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर, रिंग, याद रखिएगा। तो S का k बाई, अगर मैं पूछूं k स्क्वायर बाई r स्क्वायर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का 2/5, डिस्क का क्या होगा? 1/2, हॉलो स्फीयर का 2/3, और रिंग का क्या हो गया? रिंग का हो गया 1। अब आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो मैच कर लीजिएगा। तो सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा आएगा। तो अगर मैं पूछूं एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा सॉलिड का आएगा, फिर डिस्क का आएगा, फिर हॉलो का आएगा, फिर रिंग का आएगा। सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. स्पीड सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन उसका सबसे ज्यादा स्पीड। जो जितना फास्ट भाई, दोनों सबको रेस से छोड़े, मोर द एक्सेलरेशन मोर विल द स्पीड विथ व्हिच दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड। VD VH। अच्छा, एक्सेलरेशन ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो समय कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम जो सबसे ज्यादा लगेगा वो लगेगा रिंग का। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंच जाएगा, फिर डिस्क पहुंचेगा, फिर हॉलो स्फीयर पहुंचेगा, फिर रिंग पहुंचेगा, अगर हाइट वगैरह सेम है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया क्या इसको? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SDHR याद रखिएगा, SDHR। अब देखिए यही सिचुएशन मैंने आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट। अब देखिए, क्योंकि अब यू नो दैट, देखिए इस वाले प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए 4 स्फीयर को, सिलेंडर को, सॉलिड स्फीयर, हॉलो को छोड़ रहा है, 5 चीजों को छोड़ रहा है। तो जिसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम होगा वो एक्सेलरेट ज्यादा होगा और जल्दी पहुंच जाएगा। अब अगर मैं इस वाले फिगर में देखूं तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्या होगा? mg sin थीटा। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यू नो दैट द स्पीड जो डज डिपेंड ओनली, आपको पता है अगर आप h हाइट से छोड़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग मोशन में, तो बॉटम की स्पीड क्या होती थी? √2gh। यही होता था क्या? बोलो भाई। अगर आप इसको स्लाइड करवा देंगे, स्लाइड था तो ये था, और अगर आपने इसको रोल करवा दिया तो 2gh की जगह क्या होगा? g की जगह क्या लिख देंगे? g sin थीटा अपॉन, सॉरी, gh
नीचे एक टर्म आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कैसे निकालते थे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्वेट करते थे टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वहां से आता था, स्लाइडिंग में आता था, और रोल करेगा तो वो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो बॉटम की स्पीड है बेटा, देखिए उसमें कोई थीटा का टर्म नहीं आ रहा है। जो बॉटम की स्पीड है वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों केस में एक्सेलरेशन अलग है, एक्सेलरेशन अलग है तो टाइम अलग होगा, लेकिन स्पीड सेम आ रही है क्या तीनों की? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। Yes. आई होप आपको समझ आया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड, आप उसमें करते क्या है, mgh को इक्वेट करते हैं हाफ mv स्क्वायर, mgh को इक्वेट करते हैं, हम हाफ पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वहां से ये रिजल्ट आता है। So the speed at the bottom depends only on the height. It does not depend on the theta. Acceleration theta पे डिपेंड करेगा, टाइम थीटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्पीड नहीं डिपेंड करेगा। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। Done, sir. चलिए, अब आपको मैंने रोलिंग मोशन की थ्योरी दे दी है, सीधा हम प्रॉब्लम्स करेंगे एक जो कि आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, चले आगे बेटा। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है मेडिकल एग्जाम पर, ये प्रॉब्लम। A body of mass m, a radius r, rolling with velocity v on a smooth horizontal floor. अच्छा ये बताइए, क्या स्मूथ सरफेस पे रोलिंग पॉसिबल है? स्मूथ सरफेस पे नो सर। रोलिंग पॉसिबल है पक्का? नो सर। नो। देखो यहाँ पे एक अजीब सा क्वेश्चन कह रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल है और रफ इंक्लाइंड है, तो पहले इस पर डिस्कशन करते हैं फिर क्वेश्चन पाएंगे। प्रॉब्लम ऐसा है कुछ, ये रहा, ये स्मूथ है और ये पार्ट रफ। अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूं बेटा, तो अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसको रोलिंग होने की रोटेट भी करना पड़ेगा। रोटेट कौन करता है इसको? रोटेट कौन करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो अगर मैं कह दूं एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया, ऐसे लुढ़का दिया स्मूथ सरफेस पे, तो क्या वो कभी घूम पाएगा? क्या वो कभी घूम पाएगा? नहीं, क्योंकि घुमाता कौन है? फ्रिक्शन। तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, एक बात हो गई, तो ये क्या हो गया? नो रोलिंग। अच्छा, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने घुमा के रख दिया स्मूथ सरफेस पे, घुमा के, तो इसको आगे कौन बढ़ाएगा? आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि घुमाया आपने, लेकिन इसको रोल करना है, रोल का मतलब आगे भी बढ़ना होगा, तो आगे कौन बढ़ाएगा? आगे कौन बढ़ाएगा? फ्रिक्शन। तो आगे तो बढ़ नहीं सकता, इसका मतलब यहां भी रोटेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन होना जरूरी है क्या रोलिंग के लिए? बोलो भाई मेरे साथ, क्या फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग होने के लिए? Yes, sir. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग होगा कि नहीं होगा? यार एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, बोल दो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? अगर क्या फ्रिक्शन का अंजना दीक्षिका नाम ले रहा हूं, इज फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर रोलिंग और नॉट? यस सर। फ्रिक्शन यानी स्मूथ सरफेस पे नहीं हो सकती, यही कहना चाह रहे हैं आप? Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम है बोल रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि रोलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। क्या गड़बड़ी है? देखिएगा एक बार बात समझिएगा। अगर आपने प्योर रोलिंग में, अगर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी रोल, ऑलरेडी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्योर रोलिंग है, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग एट द बॉटम पॉइंट? अगर ऑलरेडी प्योर रोलिंग आ चुका है, मतलब किसी तरह आपने उसको प्योर रोलिंग में दे दिया, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। जीरो फ्रिक्शन नहीं लगता, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है। मोमेंटरली, मोमेंट के लिए मोमेंटरली स्टैटिक होता है, मोमेंटरी रेस्ट, तो फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो।
तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्योर रोलिंग है, मतलब कहीं से आपने उसको प्योर रोलिंग कराया और प्योर रोलिंग करा के रख दिया, इमेजिन करिए स्मूथ सरफेस पे, तो क्या वो प्योर रोलिंग कंटिन्यू करेगा? यस सर। यस। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है तो उसको आपको प्योर रोलिंग कराना है, तब फ्रिक्शन जरूरी है क्या? Yes, sir. यस तो कंक्लूजन क्या है कि किसी भी प्योर रोलिंग को स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन अगर एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन हटा भी देंगे तो भी प्योर रोलिंग कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट का फ्रिक्शन क्या हो जाता है? 0। ओके, तो इस बात को नोट करिएगा। तो देखिए इसीलिए क्वेश्चन ने बोला है रोलिंग विद अ वेलोसिटी ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मींस किसी तरह से उसने उसको रोल कराया, रोल करा के स्मूथ सरफेस पे रख दिया, इमेजिन कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, तो उस केस में फ्रिक्शन का रहना जरूरी है, मस्ट है, to start pure rolling. ओके, लेकिन एक बार वंस प्योर रोलिंग स्टार्टेड, वंस प्योर रोलिंग started, then friction not necessary. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, जरा अब एक वर्टिकल सरफेस पे आते हैं या इंक्लाइन सरफेस पे आते हैं। चले आगे, Yes, बोलो sir. ना मेरे भाई। अब अगर मैं इंक्लाइन सरफेस पे आ जाऊं, मैं एक और क्लास लूंगा रोलिंग का जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक था। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे आ जाऊं, तो इंक्लाइन प्लेन पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां से रोल करता हुआ आया और रोल करते हुए चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगेगा, देखिए जब ये रोल कर रहा है बेटा, तो क्या मैं ये मान सकता हूं ये ओमेगा है और ये VCM है? प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है? VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो ना ही VCM सर चेंज होगा और ना ही ओमेगा आर चेंज होगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही क्या? Yes, अगर sir. स्मूथ है तो ना ही VCM चेंज हो रहा है ना ही ओमेगा आर चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ेगा mg sin थीटा नीचे लगने लगेगा क्या? यस। अब जब mg sin थीटा नीचे लगेगा तो अब इसका VCM चेंज होने लगेगा। बोलो Yes. VCM चेंज होगा। अब VCM चेंज हो गया तो इसका मतलब ओमेगा आर को भी चेंज होना पड़ेगा। तो ओमेगा आर चेंज होगा तो कौन चेंज करेगा उस ओमेगा आर को? फ्रिक्शन या आप तो हट चुके हैं, तो हु इज गोइंग टू चेंज दिस ओमेगा आर? Friction. फ्रिक्शन। तो अब बताएं इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन होना मस्ट है कि नहीं? यस। Yes, ये sir. बात आया आपको समझ में आ गई? तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने रोलिंग को स्टार्ट करना है तो फ्रिक्शन का होना मस्ट है। एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गई, फ्रिक्शन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे कोई फोर्स लगातार लगे जा रहा है, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी mg sin थीटा, तो VCM चेंज हो रहा है ड्यू टू mg sin थीटा, VCM चेंज, तो ओमेगा आर को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हमें VCM को ओमेगा आर के बराबर रखना है प्योर रोलिंग के लिए, चेंज ड्यू टू mg sin थीटा। तो ओमेगा आर को कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा भाई? फ्रिक्शन। Friction. फ्रिक्शन। तो इसीलिए देखेंगे यहां पे स्मूथ हो गया, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे आप गए जहां पे कोई फोर्स लग रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं, इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है इज प्रेजेंट, then friction is necessary for rolling. अगर स्मूथ सरफेस पे थे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप जो है फ्रिक्शन को हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने लगा तो वो VCM वगैरह को चेंज करने लगेगा,
तो फ्रिक्शन आएगा, रोल पीछे से आएगा, हाँ भाई क्यों चेंज कर रहे हो, मैं भी हूं, तो फ्रिक्शन उसको चेंज करके रेशियो को बराबर करेगा, VCM को ओमेगा आर के बराबर करके प्योर रोलिंग को मेंटेन करेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो Yes. फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू स्टार्ट रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन का होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जैसे इंक्लाइन प्लेन पे, तो वहां पे फ्रिक्शन का होना नेसेसरी है रोलिंग को मेंटेन करने के लिए, प्योर रोलिंग को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक मास m रेडियस r का रोल कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ गया, अब तो हाइट दे रखा है 3v स्टार बाई 4g, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। आप इक्वेट कर दीजिए, रोलिंग में देयर इज नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, रोलिंग के अंदर कोई फ्रिक्शन का वर्क नहीं होता, तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। what is the moment of inertia coming? टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी के, कुछ भी सेफ रखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पे, और यहाँ ये रोल करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। So the total kinetic energy at the bottom will be equal to the total potential energy at the top. Equate करके बताओ मेरे भाई क्या आंसर आ रहा है? How much I you are getting? What is the moment of inertia you are getting? और H जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 3, ये H दे रखा है। So conservation of energy लगा रहे हैं because work by friction is 0. देखिए इन प्योर रोलिंग, सिर्फ प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं, इन प्योर रोलिंग वर्क बाय फ्रिक्शन क्या होगा 0। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है, फ्रिक्शन का वर्क 0 हो जा रहा है प्योर रोलिंग में, जबकि फ्रिक्शन लगे चाहे ना लगे, फ्रिक्शन मतलब वर्क उसका 0 हो रहा है प्योर रोलिंग के केस में। प्योर रोलिंग की बात याद करेगा इस चीज। ओके, जेई में वेरी गुड, mr स्क्वायर बाय 2, गुड। एक आंसर आया इतनी देर बाद आपका। मैं तो यार सोच रहा था कि आप लोग एग्जाम आ रहे हैं, 3-3 मिनट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप लोग लगा दे रहे हैं। अभी आप लोग 12th के पोर्शन में तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप कुछ शेयर भी नहीं करते हैं, बिल्कुल चुपचाप होकर बैठे हुए। कोई बता सकता है कि प्योर रोलिंग में वर्क बाय फ्रिक्शन क्यों 0 रखा मैंने? Can anyone tell me why in pure rolling the work done by friction is 0? Anyone? आप लोगों ने एकदम दृढ़ संकल्प कर रखा है, कुछ भी बोलो मैं बोलने वाला। ठीक है, कुछ दिनों का साथ है, मुश्किल से मेरे साथ 4-5 क्लासेस और होंगे, फिर आप अपनी जगह होंगे, अपनी जगह होंगे। मेरी दुआएं और मेरी उम्मीदें आपके साथ हैं कि यू विल डू ग्रेट इन व्हाटएवर थिंग यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं।
बिकॉज ऑफ नो मोशन। मोशन तो होता है, जो पॉइंट होता है विच इज इन, जो पॉइंट विद द पॉइंट विच इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट है, वो पॉइंट स्टेशनरी होता है ना यहाँ पे, दिस इज एट मोमेंटरी रेस्ट पे। तो मैं मान सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है, पहली बात तो फ्रिक्शन उस पॉइंट पे लगता ही नहीं अगर प्योर रोलिंग होना शुरू हो गया तो, बिकॉज वो पॉइंट का रिलेटिव मोशन 0 है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर चुका है, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज 0। अगर प्योर रोलिंग मेंटेन है तो, प्योर रोलिंग नहीं हुई तो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के बराबर किया होगा, सो विल गेट हाफ mv स्क्वायर, टोटल एनर्जी हो गया 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर is equal to mgh। h is how much? 3v square upon 4g। ठीक है, mgh हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, ओके, और क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v स्क्वायर, और v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इसको भी हटा दो, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है 3/2 माइनस 1 1/2। इट मींस k की वैल्यू आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/2 r स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk स्क्वायर, जिसको मैं mr स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकता हूं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk स्क्वायर। तो ये कौन सा कह रहा है शेप, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डिस्क है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, व्हिच ऑब्जेक्ट इज दिस? Disk. डिस्क, क्योंकि k की वैल्यू आ गई k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2, इट विल बी अ डिस्क। ठीक है, चलिए, तो टोटल काइनेटिक को इक्वेट कर दिया पोटेंशियल से, फ्रॉम देयर यू गॉट द इक्वेशन। अगर ये स्लाइडिंग होता तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन नहीं लिख पाते, क्योंकि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन कुछ वर्क करता है, और क्योंकि आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती टोटल पोटेंशियल में, देयर विल बी सम लॉस इन द फ्रिक्शन। तो अगर स्लाइडिंग होगा तो ये इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, रोलिंग होगा तो भी नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ प्योर रोलिंग में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो मैंने प्योर रोलिंग मान लिया। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होगा तो वहां पे आप याद रखिएगा, अगर रोलिंग विद स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन वर्क करता है, क्योंकि फ्रिक्शन आगे पीछे लग रहा होता है। चलिए, सर सॉलिड सिलेंडर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, दोनों शेप हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, द पॉसिबिलिटी इज द सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, दो शेप हो सकते हैं। इसका आंसर बताइए, नीट में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर यार, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन। सेम मास, सेम रेडियस और सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर, डिस्क है, रिंग है, तो किसको रोकने में सबसे ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट, सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसको रोकने में सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यार इस प्रॉब्लम को तो ऐसे करना था, ये चुटकियों में। Yes, what answer you are getting? जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने में सबसे ज्यादा वर्क होगा,
because you know that, yes Manshi, very good, work done is equal to delta K. The total work done will be equal to the change in kinetic energy. ठीक है, ऑप्शन ए वैशाली कश्यप ए बी, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उसका सबसे ज्यादा वर्क डन लगेगा, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप निकाल लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ए का क्या होगा हाफ mv स्क्वायर, और m ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी के काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट a का सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का क्या हो गया 1 + 2/5 7/5, b क्या है डिस्क 1 + 1/2 3/2, c क्या है रिंग 1 + 1 2, तो सबसे ज्यादा c का आ गया, फिर किसका आ गया भाई b का आ गया, और ये आ गया कितना 1.4। तो सबसे ज्यादा c का आ रहा है 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, फिर b का आ रहा है, फिर a का आ रहा है, तो आंसर विल बी a। ठीक है, Yes. ठीक है, चलिए मुझे अगली क्लास के लिए कुछ काम है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो मैं एक और लेक्चर लूंगा जिसमें बहुत ध्यान से सुन लीजिए, और अगले लेक्चर में मैं ये समझ सकते हैं उन्हीं ये अज्यूम करूंगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बिकॉज नेक्स्ट वीक मेरी क्लास होगी। तो पूरे चैप्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उठा के रोलिंग तक, और कहीं इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ जेई मेंस, नीट और जे एडवांस एक आध क्वेश्चन। अगला 1 घंटा 1.25 घंटा हम इसी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप जो अपना रिवीजन कर रहे हैं उसको करते रहिए, अगले चैप्टर में इस चैप्टर के लिए प्लीज रेडी रहिएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, Thank you, मिलते हैं ओके ओके, वेलकम, मिलके हम अगली क्लास में विल मीट इन द नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके वेलकम। अच्छा एक बात मुझे ईमानदारी से बता सकते हैं, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी रहा हूँ कि इस रोटेशन चैप्टर में थोड़ा सा रिस्पांस आप लोगों का कम रहा, या तो मैं समझा नहीं पाया, समय कम था, बिकॉज नंबर ऑफ लेक्चर्स कम मिले थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, या 11th का पोर्शन है भूला हुआ है? 11th का पोर्शन है तो इससे थोड़ा उससे और लोग बताया यार, शर्मा क्यों रहे भाई, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला नहीं हूँ, ये बस यही 2-4 मैक्सिमम 2-3 वीक्स की बात है, उसके बाद 11th का पोर्शन इसलिए। एनीवन एल्स? सर उतनी प्रैक्टिस नहीं है, उतनी प्रैक्टिस उतनी नहीं। प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, लेकिन आपने 12th में क्योंकि अभी ताजा पढ़ा था और आप कोचिंग भी करने लगे थे 12th में, पिछली बार लॉकडाउन था, जो मैं रीजन समझ रहा हूँ वो बताइए, क्या मैं सही हूँ? एक तो ये कि भाई सर आप डिलीवर आप ही नहीं कर पा रहे हो, या टाइम कम हो रहा है, या नंबर ऑफ जो भी व्हाटएवर, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पिछला लॉकडाउन था उतना इफेक्टिव था नहीं, प्रैक्टिस नहीं हुई है। अभी Yes, हमने सर 12th वाला बोर्ड के लिए पढ़ा तो पूरा ताजा मुझे याद है, यही वजह है क्या? Yes, sir. अगर ये वजह है ना तो इसको सही करिए, प्रैक्टिस Yes, करिए, बिकॉज एग्जाम में दोनों आने वाले हैं, है ना, दे विल बी इक्वली शेयर्ड 11-12, तो दोनों को करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye. गुड बाय।